जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं क्लास। लेक्चर लास्ट टाइम जो आप लोग देख रहे थे, आपने इकोनॉमिक लोड डिस्पैच को सॉल्व कर रहे थे और यूजिंग कुन-टकर कंडीशंस, ठीक है। और आप मेथड कौन सा फॉलो कर रहे थे? लैग्रेंज मेथड को आपने फॉलो किया था। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने जर्नली, लास्ट लेक्चर तक आपने उसको जर्नली सॉल्व किया था। तो इस लेक्चर में आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल उठाओगे और उसको एन जनरेटर्स के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जी, यहाँ पे हम एक एग्जांपल उठाते हैं जो लेट्स से जिसपे आपके पास एन जनरेटर्स हैं और एक बस बार है जिसके साथ आपके पास एन जनरेटर कनेक्टेड हैं और जो पी लोड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इस डायग्राम 3.1 डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास बस बार के साथ P1, P2 अप टू सो एंड Pn जनरेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और P लोड आपको बता रहा है कि ये आपके पास सिंपल एक लोड है जिसको ये जनरेटर जनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस लोड को सेटिस्फाई करने के लिए, इस लोड को मीट करने के लिए आपके एन जनरेटर्स इस बस बार के साथ लगे हुए हैं। देन हर जनरेटर की आपके पास एक फ्यूल कॉस्ट आ रही है जो कि आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेट्स से आपके पास जनरेटर 1 के लिए पावर है P1 एंड देन उसकी फ्यूल कॉस्ट आपके पास F1। इसी तरह जनरेटर 2 के लिए आपके पास P2 उसकी पावर है एंड देन फ्यूल कॉस्ट आपके पास F2 यूज हो रही है। और एंड सो ऑन, लेट्स से आपने एन जनरेटर लिए और एन जनरेटर्स के लिए आपके पास जो फ्यूल कॉस्ट आ रही है दैट इज F ऑफ N। जी, ये उसी आपके पास जो प्रीवियस आपके पास डायग्राम आ रही थी 3.1, ये उसी की एक्सप्लेनेशन आ रही है कि आपके पास जो बस बार है उसके साथ एन थर्मल जनरेटिंग यूनिट्स कनेक्ट हैं जो कि सर्व कर रहे हैं आपके लोड को, और लोड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी लोड के साथ। अब ये डिफरेंट वेरिएबल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टर्म्स, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ आई इज बेसिकली योर कॉस्ट रेट ऑफ ith input or ith generator, and then P of I represent the electric power, electric output power of the ith unit, and then F of N is basically total cost rate of n units. ओके, देन दी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कि आपने इसमें सॉल्व क्या करना है, क्योंकि आप इकोनॉमिक लोड डिस्पैच की प्रॉब्लम को सॉल्व करें या इकोनॉमिक लोड डिस्पैच को सॉल्व करना आपने, तो आपके पास क्या आ रहा है कि द प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज द एफ ऑफ टी टोटल कॉस्ट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट दैट द सम ऑफ द पावर जनरेटेड मस्ट बी इक्वल टू द लोड। सिंपल इज दैट कि आप लोगों की जो जनरेशन हो और वो डिमांड के इक्वल होनी चाहिए। जितनी आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास n नंबर ऑफ जनरेटर्स यूज हो रहे हैं तो आपके पास जो पी लोड है उसको आपने सेटिस्फाई करना है सारे जनरेटर की जनरेशन लेके। तो आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है कि आपने अपनी एक इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जनरेटर्स की विद कॉन्स्टेंट कि आपके पास जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू द लोड और डिमांड। अच्छा जी, ये अब आप उसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास क्या था कि आपने कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। और टोटल कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ईच इंडिविजुअल जनरेटर की कॉस्ट को सम अप कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास F1 टू F ऑफ N जितने भी जनरेटर्स यूज हो रहे हैं आप सबकी कॉस्ट को ऐड अप करते हैं तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। और अब देखिए इक्वेशन 1 और इसी एफ ऑफ टी को आप इक्वेशन 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि I1 टू N एफ ऑफ आई पी ऑफ आई। यहाँ पे अब वो आपको फ्यूल कॉस्ट को और पावर को क्यों इन द फॉर्म ऑफ पावर क्यों लिख रहा है कि आपको अगर याद हो तो आपने सेकेंड चैप्टर में देखा था इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखी थी। और इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में आपने देखा था कि आपकी इनपुट अगर फ्यूल कॉस्ट आपको पड़ रही होती है जो कि आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि आपकी रुपीस पर आवर में आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आउटपुट पे आपको क्या मिल रही होती है? हमेशा पावर, जो कि मेगावाट्स में आप कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो बेसिकली आपको आउटपुट पे क्या देगा? आपको पावर दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन ऑफ फ्यूल कॉस्ट है वो पी के साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है।
और आपके पास कॉन्स्टेंट क्या था कि आपकी जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू द डिमांड। तो आप यहाँ पे पी लोड आपका क्या है, जो डिमांड है, और पी ऑफ आई क्या है, जितने भी जनरेटर्स ने आपको जनरेशन दी है उसको ऐड अप कर लें तो आपकी वो जनरेशन होगी। तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए और उसको आपने एक वेरिएबल असाइन कर दिया 5। ठीक है, अब नेक्स्ट वो आपको यही बता रहा है कि देखिए पी लोड आपके पास डिमांड पावर आ गई है और पी ऑफ आई आपके पास टोटल जनरेटेड पावर आ गई है। अब इसका अगर आप लैग्रेंज मेथड से आप इसको ज़ाहिर सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसका जब लैग्रेंज बनाते हैं तो लैग्रेंज आपके पास क्या बनेगा, एफ ऑफ टी यानी जो आपका फंक्शन था प्लस लेमडा इंटू फाई, और फाई आपका कांस्टेंट, लेमडा आपका लैग्रेंज मल्टीप्लायर आ गया और फाई आपके पास कांस्टेंट आ गया। तो ये इक्वेशन 3 होप सो आपको क्लियर होगी कि आपने लैग्रेंज बना लिया। अगेन मैं बता देती हूँ कि लैग्रेंज आप कैसे बनाते हो कि फंक्शन प्लस लेमडा विच इज द लैग्रेंज मल्टीप्लायर एंड इनटू कांस्टेंट। ठीक है, अब जी यहाँ पे आपने जो लैग्रेंज बनाया है उसी का आपने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ आई, क्योंकि आपका जो एफ ऑफ आई था, फ्यूल कॉस्ट था, वो आपका डिपेंडेंट था पी ऑफ आई के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास आपने पी ऑफ आई के साथ कैलकुलेट करना है पार्शियल डेरिवेटिव। तो आपके पास जो इक्वेशन 3 थी उससे आपको क्या मिल जाता है कि फ्यूल कॉस्ट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ आई, एंड देन जो फाई है, फाई के अंदर पी ऑफ आई है, वो आपका जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो सो यू विल गेट ओनली लेमडा। इसी इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई करके आप लोग लिख सकते हैं कि फ्यूल कॉस्ट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ आई इज इक्वल टू लेमडा। अब अगर आप कंक्लूड करते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बनती हैं, तो आपके पास जो फ्यूल कॉस्ट की पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फ्यूल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ आई, आपके पास नंबर ऑफ एन इक्वेशंस होंगी, क्योंकि आपके पास एन नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे। हर जनरेटर की एक फ्यूल कॉस्ट होगी और उसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ आई, उस जनरेटर की पावर के साथ। सिमिलरली आपके पास देखें हर जनरेटर आप यूज़ कर रहे हैं तो हर जनरेटर की एक मिनिमम पावर है और एक मैक्सिमम पावर है। तो आपके पास हर जनरेटर पे एक जो इनइक्वालिटी कांस्टेंट आ रहा है उसकी आपकी 2 लिमिट्स आ रही हैं, पी मिन विच रिप्रेजेंट्स द मिनिमम लिमिट एंड देन पी मैक्स विच रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम लिमिट। तो दो आपके पास जो नंबर ऑफ, अगर n आपके पास की प्रॉब्लम में n नंबर ऑफ जनरेटर्स यूज हो रहे थे तो आपके पास उसका इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स कितने आ जाएंगे, 2n, क्योंकि मैं फिर बता देती हूँ कि हर जनरेटर के साथ 2 पावर्स आ रही हैं, एक उसकी मिनिमम पावर रिप्रेजेंट हो रही है और एक इसकी मैक्सिमम पावर। ये जस्ट लाइक वो पावर है जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जनरेटर की रेटिंग उठाते हैं तो वो आपको बताता है कि ये मिनिमम आपको इतना पावर दे सकता है और मैक्सिमम आपको इतना पावर दे सकता है। तो ये वही इनइक्वालिटी कांस्टेंट है। तो इसकी आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस n, अगर आप नंबर ऑफ जनरेटर्स यूज कर रहे हैं तो इसकी इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स आपके पास कितने बनेंगे, इनइक्वालिटीज कितनी बनेंगे, 2n। ठीक है, और इसी तरह से लास्ट आपके पास क्या था, जो एक ही कांस्टेंट आपके पास कि आपका मेन कांस्टेंट है कि आपने जनरेशन और डिमांड को इक्वल करवाना है, कि जितना आपका लोड है, जितनी आपकी डिमांड है, आपकी जनरेशन उतनी ही होनी चाहिए, जो कि आपकी लास्ट इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें तो आपने जो लास्ट एग्जांपल सॉल्व किया था यही लैग्रेंज मेथड के साथ, तो आपने उसमें डिफरेंट केसेस डिफाइन किए थे। अगर आपको याद हो तो पहला केस आपके पास क्या था कि जिसमें आपने कहा था कि अगर मेरे पास जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो अपनी अपर लोअर लिमिट को टच नहीं करे लेकिन इन बिटवीन अपर लोअर लिमिट वो लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास, अगर आपको याद हो, आपने इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स के लिए लेमडा डिफाइन किया था और इनइक्वालिटी के लिए म्यूज डिफाइन किए थे लैग्रेंज इक्वेशन में। तो आपके पास सारे म्यूज क्या आ जाते थे पहले केस में, केस 1 जो आपके था, ऑल म्यूज आपने जीरो किए थे। ऑल म्यूज जीरो किए थे दैट मीन्स जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो आपके जैसे x1 x2 x ऑफ n था आपके, वो अपर लोअर लिमिट को टच नहीं कर रहे थे, वो लाइक कर रहे थे समवेयर इन बिटवीन अपर लोअर लिमिट। ठीक है,
तो उस केस में आपके पास जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही थी वो एग्जैक्टली इक्वल टू लेमडा आ रही थी। और सेकंड केस आपके पास क्या था कि आपने कहा कि मेरे पास एक जो वेरिएबल है x1 वो अपनी अगर अपर लिमिट को टच करता है, वो एग्जैक्टली इक्वल है अपनी अपर लिमिट के साथ, तो देन आपके पास जो फ्यूल इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही थी वो आपके पास लेस देन लेमडा आ रही थी। और नेक्स्ट केस, थर्ड केस अगर आपको याद हो तो आपके पास ये केस था कि अगर आपने x1 को लोअर लिमिट पे डिफाइन कर दिया कि x1 अपनी लोअर लिमिट को अप्रोच कर रहा है, तो देन आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो थी वो ग्रेटर देन लेमडा आ गई थी। ठीक है, तो ये वही केसेस यहाँ पे कंक्लूड करता है कि आपके पास देखिए वो कहता है कि आपकी फ्यूल कॉस्ट है और पावर के साथ आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो जब आपके पास P ऑफ I किसी भी जनरेटर की पावर विद इन मिन मैक्स के दरमियान समवेयर कहीं लाई करेगी, तो आपके पास फ्यूल कॉस्ट एग्जैक्टली लेमडा आएगी। लेकिन जब आपके पास फ्यूल कॉस्ट अपनी मैक्सिमम लिमिट, सॉरी, P ऑफ I जो पावर है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट को अप्रोच कर गई है, कोई एक जनरेटर है जो इस वक्त अपनी मैक्सिमम पावर पे ऑपरेट हो रहा है, P मैक्स पे, लेट्स से उसकी जो भी मैक्सिमम पावर रेटिंग थी वहां पे वो ऑपरेट हो रहा है, तो देन उसकी जो फ्यूल कॉस्ट आपके पास आएगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगी, वो लेस देन लेमडा आएगी, वो आपके पास एग्जैक्टली उसमें आपके पास लेमडा ग्रेटर हो जाएगा, फ्यूल कॉस्ट आपके पास लेस देन लेमडा आ जाएगी। और थर्ड केस अगर आप देखें तो आपके पास क्या है कि आपने कहा कि जब मेरे पास कोई ith जनरेटर है वो अपनी मिनिमम पावर पे ऑपरेट हो रहा है, तो देन आपके पास फ्यूल कॉस्ट जो होगी वो ग्रेटर देन लेमडा आएगी। ठीक है, तो ये वही केसेस हैं जो आपने अभी प्रीवियस एग्जांपल में सॉल्व किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये उन्हीं को कंक्लूड करे या उस नॉलेज को आप यहाँ पे यूज़ करें कि अगर आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आप देख सकते हैं कि वो डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आई फ्यूल का जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पावर लेंगे वो एग्जैक्टली लेमडा आएगा व्हेन पावर अपना जनरेटर जो है वो अपना ith जनरेटर जो है वो अपनी मिन मैक्स के दरमियान कहीं समवेयर लाई कर रहा है, और जब P ऑफ I जो है वो P मैक्स को अप्रोच कर रहा होगा तो आपकी फ्यूल कॉस्ट लेस देन लेमडा आएगी, और जब आपके पास P ऑफ I इक्वल टू P मिन होगा, मिनिमम पे ऑपरेट हो रहा होगा, तो आपके पास फ्यूल कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन लेमडा आएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद आप हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल उठाते हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे है।